चलो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल में कोई डाउट है तो पूछो बेटा। डे 1 डे 2 डे 3 मॉड्यूल में कोई डाउट है तो बोलो। मॉड्यूल में डे 1 डे 2 डे 3 कोई डाउट? मॉड्यूल में डे 1 डे 2 डे 3 कोई डाउट? यस नो लिख दो बेटा। डे 3 में 27 और 28, डे 3 27 28, ठीक है। दोनों एलसीएम पे बेस्ड है बेटा। 27। अच्छा थर्ड टाइप का क्वेश्चन करवाया नहीं क्या मैंने एलसीएम का? रिंग वाला क्वेश्चन करवाया नहीं था कि बेटा? दोनों उसी टाइप के हैं, रिंग वाले क्वेश्चन टाइप के, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। दोबारा से सोच करना बेटा। जय, रिंग वाला था ना, रिंग टोल कर रही थी। आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं था, बाकी लोग आया है बेटा आंसर। अच्छा वो रिंग वाला क्वेश्चन नहीं करवाया क्या जिसमें बेल्स एक साथ टोल कर रही थी? बेल वाला क्वेश्चन नहीं कराया आपको? लास्ट क्वेश्चन करवाया था बेटा जिसमें एलसीएम होता था। ठीक है, अब दोबारा से ट्राई करना, सेम कंसेप्ट है। और कोई डाउट बेटा? और कोई डाउट? डे 2 क्वेश्चन नंबर 18, डे 2 क्वेश्चन नंबर 18 ये भी करवाया क्लास में बेटा मैंने भक्ति। डे 2 क्वेश्चन नंबर 18 क्लास में करवाया था मैंने, आप वीडियो में देखना, पुराने वीडियो में डे 2 क्वेश्चन नंबर 18 करवाया था। डे 1 क्वेश्चन नंबर 12, डे 1 क्वेश्चन नंबर 12 बेटा लास्ट टाइम करवाया था जय नाम। देखो उसमें सेम इसी पैटर्न का है। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो देखो आपका क्या है, a की पावर 6 + 1 की वैल्यू 0 आएगी। याद आया? याद है? a की पावर 6 + 1 की वैल्यू 0 आएगी। देखो उसी पैटर्न का है। आप पढ़ते नहीं हो पुराने लेक्चर्स, पुराने लेक्चर्स पढ़ते नहीं हो बेटा आप। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछने लायक है। डे 3 में क्वेश्चन नंबर 15 बना किसी से? डे 3 में क्वेश्चन नंबर 15, डे 3 क्वेश्चन नंबर 15 ये मैं करवा देता हूं। क्लास नोट्स में लिख लो ये भी। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? इफ 1/a + 1/b + 1/c इज इक्वल टू 1/a + b + c, देन वैल्यू है आपकी 1/a की पावर 5 + 1/b की पावर 5 + 1/c की पावर 5। तो इसमें क्या करोगे? ऐसे केस में कोई एक एक्सप्रेशन को राइट साइड ले जाओ। तो मैं क्या कहता हूं, लेट्स अज्यूम करो इसको मैंने राइट साइड में ले गया, तो क्या आपका 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/a + b + c - 1/c। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या जाएगा आपका? a भी एलसीएम हो गया तो क्या जाएगा आपका? b + a। यहाँ पे एलसीएम ले लिया आपका c × a + b + c एलसीएम हो गया, तो c - a - b - c, c से आपका c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये आ जाएगा a + b / ab इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा? -(a + b / c × a + b + c। तो इससे मुझे क्या समझ में आएगा? a + b से a + b कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? a + b इज इक्वल टू 0 इज ए सॉल्यूशन। तो मतलब b इज इक्वल टू -a। और इसको बाकी को रिमेनिंग वाला है इसको देखूंगा तो 1/a इज इक्वल टू -1/c a + cb + c²। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका? c² + ca + cb इज इक्वल टू -ab। और यहाँ पे मैं बोलूंगा आपका क्या जाएगा? c² + ca + cb + ab इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखो, abc की वैल्यू रखूंगा तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी भी 0 आएगी नहीं। ये 0 नहीं आएगी मतलब या तो ये कंडीशन होगी b इज इक्वल टू -a। सिमिलरली मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मान लो b को आगे भेज दिया तो 1/a + 1/c इज इक्वल टू 1/a + b + c - 1/b हो गया। तो इस केस में रिजल्ट क्या जाएगा? c इज इक्वल टू -a आएगा। एंड सिमिलरली यदि मैंने a को आगे भेज दिया तो मैं बोलूं 1/b + 1/c इज इक्वल टू 1/a + b + c - 1/a हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या है? c इज इक्वल टू -b आएगा। इसका मतलब मुझे क्या समझ में है? एट ए टाइम दो नंबर ऐसे होंगे
जिसका सम आपका क्या होगा, या तो जीरो होगा या फिर मैं बोल सकता हूँ दो नंबर एक दूसरे के आपके नेगेटिव के मैग्नीट्यूड, मतलब बी की वैल्यू -1 के इक्वल, सी की वैल्यू -1 के इक्वल, या सी की वैल्यू -b, तीनों में से एक केस हो गया, या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा या फिर ये केस होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर केस के हिसाब से मैं एज्यूम करो, लेट एज्यूम करो केस 1 के हिसाब से बात करूं, तो केस 1 के हिसाब से मेरे को बात करनी है 1/a⁵ प्लस 1/b⁵ प्लस 1/c⁵। केस 1 क्या बोल रहा है, b की वैल्यू -a, तो बोल सकता हूँ 1/a⁵ प्लस 1/-a⁵ प्लस 1/c⁵। 1/a⁵ का नेगेटिव, तो बोल सकता हूँ 1/a⁵ माइनस 1/a⁵ प्लस 1/c⁵। ये एक्सप्रेशन ये कैंसिल, तो क्या है आपका 1/c⁵। तो इसका आंसर किस हिसाब से होगा, ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन क्या है आपका सी मतलब आपका 1/a⁵ प्लस b⁵ प्लस c⁵। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आपका 1/c⁵ होगा, यही इसका आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया, नोट कर लो, क्लास नोट्स में कर सकते हो। डे 2 क्वेश्चन नंबर 17 देखते हो बेटा जयनाम। डे 2 क्वेश्चन नंबर 17 क्लास नोट्स में करवाया था बेटा मैंने, डे 2 क्वेश्चन नंबर 17 क्लास नोट्स में कराया था जयनाम, याद करो मैंने क्या बोला था उसमें x 5⁴ - 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उससे a प्लस बी a माइनस बी बनता था, और लास्ट में x की वैल्यू क्या आती थी आपकी 1 प्लस x की वैल्यू क्या आपकी 5⁴ आई थी, तो 1 प्लस x⁴ मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका 5⁵ आ जाएगी। बेटा दोबारा से एक बार देखना उस लेक्चर को, आपके पास रिकॉर्डेड सेशन है ना, सारे रिकॉर्डेड सेशन है आपके पास, एक बार दोबारा से देखना, रिकॉर्डेड सेशन है, नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आप मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इस वीक तुम्हारा टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए सिलेबस आ गया आपके पास, टेस्ट के लिए मैसेज आ गया ना आप लोगों को, तो टेस्ट में क्या सिलेबस होगा आपका, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स होगा, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में लास्ट वीक तक जितना पढ़ाया था वो होगा, मतलब आज जो पढ़ाने वाला वो नहीं, लास्ट वीक तक जितना पढ़ाया था वही तक आपका आएगा, अप टू एलसीएम एचसीएफ, और एक आज मैं पढ़ाने वाला कंपनी नोट डिविडेंड वाला, बस इतना होगा, बाकी आज जो पढ़ाने वाला वो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। एलसीएम में 3 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, चौथा टाइप का क्वेश्चन और रह गया, वो और करा देता हूं मैं, याद है वर्क डन वाला क्वेश्चन करवाया था, ए और बी को इतने दिन में करते हैं, बी और सी इतने दिन में करते हैं, ए चला जाता है तो कैसे करते हैं, याद है ऐसे क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने। तो यहां पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत फास्ट कैसे करोगे उन क्वेश्चन को। तो एलसीएम एचसीएफ चल रहा था आपका, एलसीएम एंड एचसीएफ में टाइप 4 क्वेश्चन क्या दे रखा आपका, क्वेश्चन है आपका जय एंड भक्ति, आप लोगों में से ही मैं बना रहा हूं, जय एंड भक्ति अलोन कैन डू ए वर्क in 12 days and 15 days respectively. Then in how many days? In how many days they will complete work इन टूगेदर, मतलब एक साथ में काम करे तो कितने दिनों बाद काम कंप्लीट कर सकते हैं, पहला पार्ट ये। सेकंड पार्ट इसका कंडीशनल है, कंडीशनल में क्या दे रखा आपका, यदि बोलेगा इफ दे वर्क्स टुगेदर फॉर 4 days एंड आफ्टर दैट भक्ति लेफ्ट वर्क ड्यू टू फाइट, फाइट करती है, लड़ाकू हो क्या भक्ति, तुम फाइट करती हो, काम छोड़ दिया, आप लड़ाकू हो क्या भक्ति, देन बताओ आंसर, तो आप लड़ाकू हो क्या जो फाइट करके छोड़ दिया आपने। देन हाउ मच
हाउ मच मोर टाइम जय नीड्स नाउ टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन समझ में है बेटा सबको? क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, करो फटाफट से। एक तो प्रॉपर तरीका था जो आप लोगों ने 9th-10th में किया होगा, वर्क डन बाई वन डे का वर्क डन करके इस तरीके से। एक मेरा एम यहाँ पे वो क्वेश्चन करवाने का नहीं है, मेरा एम क्या आपको डायरेक्टली ट्रिक बताना है जिससे आप 2 स्टेप में कर सकोगे ये क्वेश्चन। फटाफट से आंसर निकालो। प्रैक्टिस के लिए बेटा क्लास नोट्स प्रैक्टिस करो और दूसरा आपका मॉड्यूल सोल्व करो, बस उसके अलावा कुछ है नहीं। देखो मैं प्रॉपर तरीका नहीं बता रहा हूं, प्रॉपर तरीका तो तुम लोग को आता ही होगा। 1 डे का वर्क 15 डेज का, टोटल 12 डेज में, तो 1 डे में कितना करेगा 1/12, 15 डे में कंप्लीट करे तो 1 डे में 1/15, फिर उसके बाद वो कैसा होगा वो मैं नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली एक स्टेप में कैसा करना होगा। ठीक है, तो क्या करूं, सबसे पहले 2 कैंडिडेट्स बना लो, जय और भक्ति। जय कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 12, भक्ति कितने दिन में कंप्लीट कर रही है 15 डेज में। तो एलसीएम ऑफ 12 और 15 कितना है आपका 60। इसका मतलब मैं एज्यूम कर लेता हूं टोटल वर्क कितना है आपका 60। टोटल वर्क आपका क्या 60 है। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम मान लो, एलसीएम क्या मान लो, टोटल वर्क मान लो। अब जय कितने पार्ट में करेगा 1 यूनिट एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा आपका टोटल 12 डेज में करता है और 60 टोटल है, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपका 5 यूनिट। और भक्ति 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपका 4 यूनिट। अब टोटल दोनों मिलके करते हैं तो कंबाइनली बोलूंगा आपका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपका 5 + 4 9 यूनिट हो जाएगा। तो टोटल डेज रिक्वायर्ड कितने होंगे आपके पास 60 वर्क है अपॉन 9 यूनिट है, तो आंसर हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 20/3 है उसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा सबको। नोट करो फटाफट से। देखो सेकंड भी आपको ऐसे ही करना है, सेकंड को भी आपको ऐसे ही करना है। टोटल दोनों ने कितने दिन में काम किया है आपका 4 डे टुगेदर काम किया है, तो 4 डेज में वर्क कितना हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा एक डे में 9 × 4 मतलब आपका क्या 36 यूनिट। अब रिमेनिंग वर्क कितने हो गए आपका, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका 60 - 36 मतलब आपका 24 यूनिट। अब 24 यूनिट है और मुझे किसको कंप्लीट करना है, जय को कंप्लीट करना है। जय एक दिन में कितना यूनिट कंप्लीट करता है 5, तो रिमेनिंग वर्क में कितना काम करेगा आपका टोटल रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे आपका 24 यूनिट है और एक डे में 5 यूनिट कंप्लीट करता है, तो टोटल कितने दिन लगाएंगे आपका, ये सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा 24/5, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 5.8 डेज हो जाएगा, 4.8 डेज हो जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कर लोगे, इजी था, डन। तो एलसीएम एचसीएफ में बेटा आपके पास पर्टिकुलर 4 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, चारों टाइप के क्वेश्चन आई होप कर लोगे, मॉड्यूल में सारे क्वेश्चंस कर लेना आप। नेक्स्ट टाइप का नोट हो जाए तो डन लिखो। इसमें सिर्फ मुझे कुछ चीजें चाहिए, मुझे यहाँ पे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाना जो आपने 9th-10th में पढ़ा है, ना ही मुझे आपका क्या एवरेज पढ़ाना है, ना बाकी सारी चीजें, वो काम के नहीं है। जो मुझे काम आएगा वो चीज है। तो पहली चीज आपका क्या कुछ रूल्स होते हैं, पहले कुछ रूल्स याद रखो, फिर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशंस याद होने चाहिए। तो पहला आपका क्या रूल्स और ऑपरेशन में क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है रेशियो में क्या होता है, इफ A/B गिवन है, A/B को मैं क्या बोल सकता हूं A/B भी बोल सकता हूं, ये आपका क्या गिवन है। तो यहां पे कई चीज होती है, एक आपका होता है डुप्लीकेट, एक होता है सब डुप्लीकेट, एक ट्रिप्लीकेट, एक सब ट्रिप्लीकेट। किसी को पता है, कोई बताएगा डुप्लीकेट क्या होता है बेटा, स्क्वायर, और ट्रिप्लीकेट क्यूब, सब डुप्लीकेट वेरी गुड।
वेरी गुड, सबको पता है तो फिर बहुत बढ़िया है। तो देखो सबसे पहले आपका क्या रूल्स होने चाहिए, कुछ बेसिक डेफिनेशन होगी। वो बोल सकता है इफ डुप्लीकेट ऑफ टू नंबर्स। अब आपको यही नहीं पता है कि डुप्लीकेट क्या होगा, तो फिर क्वेश्चन आते आते भी आप गलत कर सकते हो। तो क्या होगा, इफ ए अपॉन बी गिवन है, मतलब आपका क्या है ए बाई बी है, ए रेशो बी रेशो गिवन है, तो उस रेशो का आपका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, उसका डुप्लीकेट रेशो होगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए बाई बी गिवन है तो उसका डुप्लीकेट क्या होगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होता है आपका ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट क्या होता है, इस रेशो का होल क्यूब, मतलब बोलूंगा ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, ये क्या होगा आपका ट्रिप्लीकेट होगा। नेक्स्ट होता है आपका सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, मतलब a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b, ये आपका क्या होगा सब डुप्लीकेट। और नेक्स्ट क्या जाएगा आपका सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है आपका a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3 क्यूब रूट या फिर क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b, ये आपका क्या होगा सब ट्रिप्लीकेट। आई होप ये सब चीज क्यों क्लियर है। नेक्स्ट दो तीन चीज और होती है, एक होता है आपका कंपोनेंडो, नेक्स्ट क्या होता है आपका डिविडेंडो, और तीसरा क्या होता है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। किसी को पता है? ठीक है, क्या होता है बताओ कंपोनेंडो? गुड। कंपोनेंडो में क्या रूल होता है, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये गिवन होता है। तो कंपोनेंडो का मतलब क्या आता है, दोनों तरफ +1 ऐड इन बोथ साइड, दोनों में +1 ऐड करूंगा तो वो आपका क्या है कंपोनेंडो रूल हो जाएगा। कंपोनेंडो रूल में क्या आपका +1 ऐड करूंगा, +1 ऐड करूंगा मतलब क्या जाएगा a अपॉन बी +1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी +1। देखो 1 1 दोनों तरफ ऐड किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे कुछ मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, एलसीएम ले लूंगा तो क्या जाएगा a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। तो ये जो रूल होता है, इस रूल को मैं क्या बोलता हूँ आपका कंपोनेंडो रूल बोलता हूँ। डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, इसमें से सब्सट्रैक्ट माइनस करना आपका। यहाँ पे क्या होता है, इफ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये पे क्या गिवन है, तो डिविडेंडो का मतलब क्या होगा -1, मतलब आपका क्या सब्सट्रैक्ट 1 इन बोथ साइड। सब्सट्रैक्ट किया 1 दोनों साइड में, मतलब आपका क्या होगा a अपॉन बी -1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी -1। इसका मतलब क्या होगा, एलसीएम लूंगा तो a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। अब रूल कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, काफी यूजफुल होता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो कब यूज होता है, एक बार ऐड करूं सब्सट्रैक्ट कर दूं, बट वो आपका रूल होता है इफ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है, तो यहाँ पे मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे ये अप्लाई करूंगा तो उससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, ऊपर न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर ऐड कर दो, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्सट्रैक्ट कर दो, इज इक्वल्स टू दूसरे साइड में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दो और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्सट्रैक्ट कर दो। ये रूल आपका क्या होता है, आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होते हैं। काफी जगह पे यूज आता है, ट्रिग्नोमेट्री में काफी यूज आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में यूज कैसे आएगा आपका, ऐसा दे देगा आपका क्या होगा cos 2 थीटा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू आपका क्या ऐसा दे देगा आपका क्या 5/4 और पूछ लेगा कि tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो क्या करोगे, एक बार ऐड कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो, तो बोल सकता हूं 1 + cos 2 थीटा अपॉन 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या 5 + 4 अपॉन 5 - 4, और 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको आगे पढ़ोगे तो रूल पता चल जाएगा। तो काफी ज्यादा यूज आता है कंपोनेंट डिविडेंडो, ये रूल इंपॉर्टेंट है, पहले नोट कर लो। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है वो करवा देता हूं, फटाफट से नोट करो। आप खुद से बताना, ये क्वेश्चन होम बन जाएगा तो होमवर्क दे देंगे, नहीं तो फिर क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, आपको लगता है कि बन जाएगा तो लिख देना, होमवर्क कर लेंगे, नहीं तो फिर क्लास में करेंगे। क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z अपॉन 2 एंड 7x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 62। इसका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन है मतलब x y z की वैल्यू कर लोगे बेटा, कैसे करोगे, कोई हिंट? ठीक है, कैसे करोगे, ये तीनों इक्वल है तो क्या कर दो, किसी क्वांटिटी k के इक्वल रख देना। तो x की वैल्यू 4k, y की वैल्यू 3k, z की वैल्यू 2k। x y z तीनों k की टर्म्स में आ जाएगी, तो यहां से निकाल के रखे k की वैल्यू निकल जाएगी। k की वैल्यू नहीं होगी, अच्छा विजिबल नहीं है। x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z अपॉन 2 एंड
7x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 62, देन x y और z। आई होप बन जाएगा अब तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपसे, बन जाएगा तो ठीक है, होमवर्क लिख दे, नहीं तो फिर कर लेना। क्वेश्चन है आपका इफ 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3/4, देन x रेशो y। निकाल लोगे? निकाल लोगे? कैसे करोगे? क्या करोगे? पहले दो मेथड है, या तो आपका क्या एलसीएम नहीं लेना बेटा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उससे x और y की दो टर्म्स बनेगी, दोनों को टर्म्स ले लो, या फिर डायरेक्टली x बाई वाई बना लो। x बाई वाई बनाने के लिए y से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो x अपॉन वाई 3/y कैंसिल, y बाई वाई 1 कैंसिल, और आपका x अपॉन वाई की वैल्यू डायरेक्टली आप निकल जाएगी। कर लोगे? इजी था। इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इफ x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2/1, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आई होप कर लोगे। कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे बेटा, जल्दी बताओ। कंपोनेंट और डिविडेंड से डायरेक्टली नहीं, पहले क्या करो, क्यूब करोगे, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 8/1, अब उसके बाद लगाओगे कंपोनेंट और डिविडेंड। डायरेक्टली कंपोनेंट डिविडेंड लगाओगे दिक्कत आ सकती है। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी तुमसे बन जाएगा, ये ट्राई करो अभी अभी, ये अभी ट्राई करो। इफ गिवन है a रेशो b इज इक्वल्स टू 2/3, b रेशो c इज इक्वल्स टू 5/2, देन फाइंड a रेशो b रेशो c। फटाफट से आंसर दो। अच्छा एक चीज और बताओ, इसका मीनिंग पता है ना तुम लोगों को, a रेशो b इज डबल रेशो c रेशो d। इसका मतलब पता है ना तुम लोगों को? इसका मतलब पता है ना क्या होता है? इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनर इनटू प्रोडक्ट ऑफ आउटर, मतलब हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ आउटर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इनर। प्रोपोर्शनल रिजल्ट बोलते हैं इसको। मैं बोल सकता हूं आपका a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी। ठीक है, इसका आंसर है बेटा 10:15:6। देखो क्या करना है, ऐसे केस में रेशो निकाल दो, a b और c। a रेशो b क्या दे रखा है आपका 2:3, और b रेशो की 3 क्या दे रखा है आपका 5 रेशो आपका क्या है 2। तो मुझे ये निकालना है, तीनों में रिलेशन निकालना है। तो तीनों में रिलेशन निकालूंगा तो मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यू देख लेता हूँ, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके मेरे को सेम प्लेटफॉर्म पे बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, b ये आपका c है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये टोटल रेशो कितना आ जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आपका क्या दे रखा है आपका, ये 15 हो जाएगा, तो इसको मुझे इक्वल लाना है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या नहीं है, ये 3 रेशो वाला नहीं है, तो क्या करूंगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 रेशो वाला। यहाँ पे आपका क्या 3 है, क्या नहीं है, 5 रेशो वाला नहीं है, 5 रेशो वाला नहीं है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका 5 से, जिससे एडजस्ट हो सके। तो 5 इंटू 2 कितना जाएगा आपका 10:15:6। ये उसका आंसर। आई होप सही हो। किस किस का सही था बेटा, फटाफट से ट्रिक बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, शाबाश। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ है आपका एग्जाम में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखता हूं कितने लोग सोच पाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्व 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन 5x की पावर 4 प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखता हूं कितने लोग सोच पाते हैं। फैक्टराइज नहीं करेंगे बेटा, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। 4 डिग्री 4 डिग्री। अब ये भी मत बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी बहुत लेंथी होगा, फैक्टराइजेशन भी बहुत लेंथी होगा। सबसे आसान तरीका क्या है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे के सारे जो नंबर्स के सेम है,
तो कंपेंडेंट डिविडेंडो ही बनेगा। तो क्या करूं, कंपेंडेंट डिविडेंडो करूं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, तो बोलूंगा 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस डिनोमिनेटर ऐड कर दिया 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन डिविडेंडो में क्या करूं, माइनस कर दो 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इजिकल्स टू, यहाँ पे भी कंपेंडेंट डिविडेंड लगा दिया आप, तो बोल सकता हूँ 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 अपॉन 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 कंपेंडेंट डिविडेंड लगा दिया। उससे क्या बेनिफिट हो गया आपका, यहाँ पे देखूंगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और कहाँ कैंसिल हो रहा है आपका 2x से 2x कैंसिल। इधर देखूंगा तो क्या जाएगा आपका 3x की पावर 4 से 3x की पावर 4 कैंसिल और क्या कैंसिल हो रहा है आपका -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 3 कैंसिल हो, यहाँ पे मैं देखूंगा तो आपका क्या -2x स्क्वायर से प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल और क्या हो रहा चाहिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे +3 करो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है +3 करना ही पड़ेगा। यहाँ पे +3 करो, +3 यहाँ पे चेंज कर दो, +3 ही करो। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका +3 होगा, तो यहाँ पे +3 होगा तो ये होगा, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका -3। वहाँ पे चेंज कर दो ना, यहाँ पे चेंज करना है, +3 ही करना है, वही मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका ये कैंसिल, और 7x से 7x कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, 5x की पावर से 5x की पावर 4 कैंसिल, और कहाँ पे कैंसिल हो रहा है आपका, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या बच गया आपका, ये एक्सप्रेशन बच गया। तो 2 टाइम्स ऑफ 3x की पावर 4 अपॉन 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x -3 नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, हाँ -3 इजिकल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5x की पावर 4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ क्या जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। उससे एक और बेनिफिट हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो यह आ जाएगा 3x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इजिकल्स टू 5x की पावर 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, और जब ऐसे कैंसिल करते हैं तो मैं क्या बोलूंगा x इजिकल्स टू 0 इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। ये जनरली मिस कर देते हैं बच्चे, जब ऐसा कट करते हैं ना x की पावर 4 से x की पावर 4, तो x की पावर 4 इजिकल्स टू 0, x की पावर 4 0 कब होगा, जब x इजिकल्स टू 0 एक सोल्यूशन होगा। यहाँ पे आई होप काफी बच्चों ने मिस किया होगा। अब उसके बाद क्या करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या है आपका 3 × 2 6x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 9 इजिकल्स टू ये क्या आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15। सबको इधर ले जाऊंगा तो 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर x स्क्वायर, और ये क्या जाएगा आपका -11x, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका +24 इजिकल्स टू 0। फैक्टर्स आ रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, कोई फैक्टर आ रहे हैं फटाफट से लिखो, क्या है कोई फैक्टर आ रहे हैं, कोई फैक्टर आ रहे हैं फटाफट से लिखो। 3 और 8, वेरी गुड। तो क्या बोल सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 इजिकल्स टू 0। इसका मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 इजिकल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3 और x की वैल्यू क्या जाएगी 8। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, x इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू 8 और x इजिकल्स टू 3। ये क्या होंगे, इसके 3 सॉल्यूशन है। बट किस किस के सही है फटाफट से आंसर तो बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश। जिनका सही है वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डन बेटा, सबका डन लिखो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मुझे जरूरत पड़ेगी, एक्चुअली क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे या फिर बाकी जो भी पढ़ेंगे, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं बता देता हूं, बस बेसिक आइडिया, वहां भी पढ़ाना पड़ेगा तो इससे पहले अभी पढ़ा देता हूं आपका। पहला टॉपिक आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे कोई एक्सप्रेशन बोल देगा आपका, बोल सकता है कि
24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। तो 24 के फैक्टर्स ऐसे निकालने लग गए, तो फिर निकालूंगा तो क्या जाएगा, एक तो 24 इंटू 1, फिर 12 इंटू 2, फिर 8 इंटू 3, फिर 6 इंटू 4, फिर आपका क्या जाएगा, आपका 4 इंटू 6, फिर 3 इंटू 8, फिर 2 इंटू 12 और 1 इंटू 24। यहां पे तो अपन काउंट कर सकते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब दो दो के फैक्टर्स के कितने नंबर ऑफ फैक्टर वो आ जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नंबर दे दिया, बड़ा नंबर दे दिया, मतलब 1296 ऐसा दे देगा, अब उसमें बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे में प्रॉपर्ली काउंट करके निकालना वेरी लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए मेथड सीख लो, इसके लिए मेथड सीख लो। एलसीएम मेथड नहीं लगेगा बेटा इसमें मेथड एलसीएम नहीं लगेगा। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जो नंबर होगा, स्टेप 1 क्या होगा, फैक्टराइज नंबर n इंटू प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले प्राइम नंबर की फैक्टर्स में मैं उसको फैक्टराइज करूंगा। लेट्स एज्यूम करो n ऐसा दे दिया आपका a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r एंड सोन हो गया, वेयर a b c r प्राइम। सबसे पहले मैं प्राइम नंबर्स की टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। 2 नंबर हो गए, 2 की पावर होगी, 3 की पावर होगी, 5 की पावर होगी, 7 की पावर होगी, जितने भी प्राइम नंबर्स है उनकी पावर काउंट करूंगा। अब इस केस में डायरेक्टली फॉर्मूला देता हूं, हमेशा ये काम करेगा, 100% काम करेगा। तो यहां पे बोल सकता हूं आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी फॉर्मूला याद रख लो, लॉजिक इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में आएगा, वहां पे लॉजिक में बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा आपका, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 एंड सोन ही होगा। मतलब जो इनकी पावर होगी वो सारे उनका प्रोडक्ट +1 ऐड कर दूंगा तो वो फैक्टर हो जाएगा। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, अभी फॉर्मूला याद रखो, लॉजिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा होगा इसको अपन देख सकते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं कि ये है कि नहीं है। तो 24 को क्या बोल सकता हूं, आपका 24 क्या जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू आपका क्या हो जाएगा 3 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हो जाएंगे आपके पास 3+1 इंटू 1+1। तो क्या जाएगा 4 इंटू 2, मतलब आपका क्या 8 फैक्टर। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर है, ये उसका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा सबको, हाँ ना बोलो। ये फॉर्मूला याद रख लो, फटाफट से फॉर्मूला याद रखो। लॉजिक अभी नहीं बता रहा, लॉजिक बाद में बताऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, लेकिन अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए याद रखो ये फैक्टर का फॉर्मूला। क्वेश्चन कर लो एक क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ n इज इक्वल टू 12 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 का होल स्क्वायर, देन फाइंड। पहला आंसर है आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सेकंड गलत है बेटा, दोबारा से देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। और तीसरा क्या होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। 60 आंसर गलत है बेटा जयनाम। 60 गलत क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये 12 है, ये 12 प्राइम नहीं है, जानबूझ के मैंने ऐसा दिया था, 12 प्राइम नहीं है, तो उस वजह से 60 आपका आंसर गलत हुआ। लॉजिक समझ में आया जयनाम? आंसर दो बेटा, फर्स्ट का आंसर 128, बहुत सही है। क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। 12 को क्या बोल सकता हूं, 12 का होता है 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो क्या बोल सकता हूं, आपका क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 मतलब 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2। ये देखो नंबर आपका क्या होगा, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r की फॉर्म में हो गया। तो अब यहां पे मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बोल सकता हूं आपका क्या होगा, आपका p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। p q r क्या आपका है, उसके एक्सपोनेंट है, तो कितना एक्सपोनेंट हो गया यहाँ पे 6+1 इंटू 7+1 इंटू 2+1। तो क्या जाएगा आप 7 इंटू 8 इंटू 3 सॉल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका 168। आई थिंक सबका सही है। सेकंड का आंसर बताओ, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। अब देखो ओड फैक्टर्स कब आएंगे,
जब इसमें आपका क्या होंगे, ओड ओड नंबर्स आएंगे। तो ओड नंबर्स कौन कौन से हैं, देखो आपका, देखो ओड नंबर्स के लिए मुझे क्या चाहिए, ये 2 है, ये ओड नंबर नहीं है, मतलब ये नहीं चाहिए होगा मुझे, 3 की पावर चाहिए होगी और 7 की पावर चाहिए होगी। तो मेरे को ओड फैक्टर कौन आंसर देगा आपका, ये देगा 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2। इसी से मुझे ओड फैक्टर्स आएंगे। 2 की पावर क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, एक ही केस होगा, तो ओड फैक्टर ये आएंगे। तो इससे बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर, मतलब ये उसकी पावर में हो गया, तो बोल सकता हूँ 7 + 1 इंटू 2 + 1, मतलब आपका क्या 8 इंटू 3, मतलब आपका क्या जाएगा 24 टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। तो बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 8 नहीं होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 8 नहीं होंगे। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस टोटल ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या जाएगा, टोटल नंबर फैक्टर कितने, 168 माइनस ओड 24, तो कितना आ जाएगा आपका 144, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, हाँ ना बोलो फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा सब टॉपिक है, एक क्वेश्चन बनेगा आपका, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दे रखा है और बाकी जगह भी आ सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है, वो होता है बेस होता है फर्मेट थ्योरम। बस स्टेटमेंट याद रखना है आपको, फर्मेट थ्योरम क्या बोलता है, स्टेटमेंट पहले लिख लो फटाफट। फर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दे रखा है, पहले लिख लिया, डन लिखो फटाफट से। फर्मेट थ्योरम का एक स्टेटमेंट, इसकी बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे रिसर्च पेपर आए थे, लेकिन वो स्टेटमेंट काम के नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट काम का है जो आपको लिखना है। वो क्या लिखना है, इफ P इज ए प्राइम नंबर एंड N इज prime of P, N is prime of P, then N की पावर P minus N is always divisible by P। बस फर्मेट थ्योरम का ये आंसर है। इफ आपका क्या दे रखा है, N प्राइम नंबर है और आपका P प्राइम नंबर है और N आपका क्या है, उसका प्राइम P का प्राइम है, तो N की पावर P माइनस N इज डिविजिबल बाई P होगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या बोलते हैं, जैसे आपका ऐसा है, इसमें बोलूंगा एग्जांपल इसकी फर्मेट थ्योरम की हेल्प से, 2 की पावर 7 माइनस 2, ये क्या होना चाहिए, इस थ्योरम के 2 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, इसके हिसाब से तो ये आपका क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए, ठीक है। इट विल बी ए प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब चेक करो कि ये सही है कि नहीं है। 2 की पावर 7 कितना है बेटा, 2 की पावर 7 कितना होता है आपका, 2 की पावर 7 कितना होता है, चेक करो बेटा, जल्दी बताओ। 128 माइनस 2 मतलब आपका क्या है 126। देखो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक करो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। 18 7 जा 18 इंटू 7 जा कितना आपका 126 है, मतलब ये 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल वैलिड है। एक और एग्जांपल मैं बोलूं, ऐसा है कुछ भी बोलूं आपका, 3 की पावर 5 माइनस 3, इस देखो इस फॉर्म में है, P ये आपका प्राइम है, 3 भी प्राइम है, इसकी फॉर्म में है, तो फर्मेट थ्योरम से बोल सकता हूं 3 की पावर 5 माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। चेक करो, चेक करो है कि नहीं है, चेक करो है कि नहीं है। 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 5 कितना हो, जल्दी बोलो। 243 माइनस 3 मतलब आपका क्या है 240, और ये तो डिविजिबल बाई 5 है, मतलब अपनी स्टेटमेंट सही है। आई होप समझ में आया होगा फर्मेट थ्योरम, एक ही स्टेटमेंट है, बस सिंपल आप याद रखना। क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली पूछेगा, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 की पावर 11 माइनस 2 डिविजिबल किससे होगा, आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, ये n भी प्राइम होना चाहिए, p भी प्राइम होना चाहिए और उसमें n माइनस होना चाहिए, इसी फॉर्म में होगा तो ही बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। क्लियर। बाकी इसमें और कोई कंडीशन नहीं, बाकी के इसमें आएगा तो क्या करो, कॉमन लेके करना पड़ेगा। लॉजिक भी होता है लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन वो जरूरत नहीं है याद रखने की, फैक्टर्स करके ब्रेक कर सकते हैं। डन। चलो, 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मुझे होमवर्क देने थे तुम लोगों को, तुम ट्राई करके आना, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे ट्रिकी हैं,
फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है आपसे नहीं बने, हो सकता है आपसे नहीं बने, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 3 की पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। आसान दिख रहा है लेकिन गलती करोगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन एक्चुअली जेई में आया है और इसमें काफी बच्चों ने गलती की थी, काफी बच्चों ने गलती की थी। यहां पे गलती क्या दे रखी थी, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन उसके जितने भी पॉसिबल रियल सॉल्यूशन उनका सबका सम निकालना है ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन किस फॉर्म में है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 1। और थर्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है जेई के हिसाब से। ये क्या दे रखा है आपका, if x1, x2, x3 and so on x10 are integers, none of which is divisible by 3, then find remainder when x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर एंड सोन x10 का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये होमवर्क है, ये ट्राई करने हैं और कल आते सबसे पहले ये डिस्कस करूंगा। देखो तीनों में गलती हो सकती है तो हम आगे कल डिस्कस करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग आराम से टाइम लेकर डिस्कस सोल्व करो और उसके बाद कल डिस्कस करेंगे। अच्छा मैं हिंट दे देता हूं, कोई भी पावर 1 कब होती है, नंबर की वैल्यू 1 कब होती, या तो उसकी पावर 0 हो या फिर 1 की पावर एनीथिंग हो, और बाकी तुम आप सोचना और क्या क्या कैसे हो सकते हैं। कर लोगे? नोट हो गया तो डन लिखो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस काफी बच्चों ने गलत किया था, जेई 2016 में आया था और काफी बच्चों ने जल्दबाजी में, मतलब मैं बोलूंगा कम से कम 40 से 50% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने आते हुए गलती की है, और तुम लोगों में से भी काफी बच्चे वो गलती करेंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि तुम गलती करो फिर उसके बाद इसको सही करेंगे। डिस्कस करना बहुत जरूरी है बेटा ये। और मजे की बात ये थी कि जो सम थे ना उसमें एक आध फैक्टर छोड़ के जो आंसर थे वो ऑप्शन भी मिल रहे थे, तो उस वजह से बच्चों को पता भी नहीं चला कि उन्होंने गलत किया कि नहीं किया। कर लोगे? नोट हो जाए, डन लिखो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। फंक्शन एज सच आपका क्या 12th क्लास में चैप्टर है, ये यूज आएंगे आपको 12th क्लास में, लेकिन 11th क्लास में काफी जगह पे यूज आएंगे। आपका क्या ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज आएगा, सीक्वेंस सीरीज में भी कई जगह यूज आ सकता है। तो इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं आपको 3 इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन होंगे? मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन। सारी चीज में सबसे पहले आपका क्या होगा? मॉडुलस फंक्शन। एफ एक्स एन का मतलब क्या है आपका? फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं? एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। ये जो चीज लिखी है ना, 2 राइट ब्रैकेट लिखे, इसको मैं बोलूंगा आपका मॉड ऑफ एक्स। ये जो नंबर होता है आपका मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन क्या बोलते हैं? किसी भी नंबर का जो मोड होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी? पॉजिटिव होती है। उसके अंदर इनपुट चाहिए कुछ भी लिखा हो, इनपुट के अंदर मान लो आपका क्या 2 लिखा है तो मॉड ऑफ 2 की वैल्यू भी 2 होती है और मॉड ऑफ -2 उसकी वैल्यू भी 2 होती है। किसी भी क्वांटिटी का आगे अगर मोड आ गया तो उसका मतलब उसकी वैल्यू आपकी क्या है? हमेशा पॉजिटिव। जैसे ऐसा लगा दिया मॉड ऑफ साइन एक्स,
या साइन थीटा लगा दिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होती है। किसी भी क्वांटिटी का मोड होता है तो मैं बोलूंगा कोई भी क्वांटिटी मोड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब किसी भी क्वांटिटी की मोड की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। अब ये ग्रेटर देन जीरो क्यों होती है? क्योंकि अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। डेफिनेशन कैसे चेंज करता है? मोड ऑफ एक्स की दो डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन कैसे? दो डेफिनेशन इसलिए मैं करली ब्रैकेट में बोल दे रहा हूं आपको यहाँ पे। पहली डेफिनेशन व्हेन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब इनपुट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये मोड खुलेगा आपका प्लस एक्स से, और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन इनपुट की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो मोड खुलेगा आपका माइनस एक्स से। ये मोड अपनी डेफिनेशन इसलिए खोल रहा है क्योंकि आपको उसकी मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। चेक करो क्या सही क्या? मोड ऑफ 2 है, अब देखो 2 ग्रेटर देन 0 है तो मोड किससे खुलेगा आपका +2 से, मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2। लेकिन मैं मोड ऑफ -2 बोलूंगा, इनपुट क्या है आपका -2 मोड कैसे खुलेगा माइनस से, तो माइनस ऑफ -2 जिससे आपका क्या +2 आ रहा है, तो उस वजह से मॉडुलस फंक्शन काम करता है। आई होप सबको समझ में आएगा मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। हाँ ना लिखो फटाफट से यस लिखो। अब देखो इसका ग्राफ बनाऊंगा, मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है मुझे। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसके ऊपर मोड एक्स की वैल्यू आपकी क्या आएगी? एक्स होगी, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू y की वैल्यू 0, x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 1, x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 2, x इक्वल्स टू 3 पे y की वैल्यू आपकी क्या है 3। तो ये जो लाइन होगी ये लाइन क्या हो जाएगी? इधर y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन आ जाएगी। फिर x इज इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू 1, x इज इक्वल्स टू -2 पे y की वैल्यू 2, x इक्वल्स टू -3 पे y की वैल्यू 3, तो मतलब ये जो वैल्यू होगी इधर हो जाएगी, ये वैल्यू क्या आपकी -x के इक्वल होगी, ये आपकी क्या है y इक्वल्स टू x होगी। तो ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल्स टू मोड ऑफ x का ग्राफ हो गया। अच्छा यहाँ पे दो नई चीज आएंगी, एक आपकी होती है डोमेन और एक होता है आपका रेंज। ये भी 12th क्लास में आएगा, अभी मैं बस बता रहा हूं मतलब क्या होता है। डोमेन क्या होता है? वैल्यू ऑफ इनपुट विच आर एक्सेप्टेबल बाई फंक्शन, मतलब वो इनपुट मतलब x की वो वैल्यू जो फंक्शन ले सकता है। और रेंज क्या होता है? आउटपुट ऑफ फंक्शन, मतलब उस फंक्शन जो वैल्यू दे सकता है, मतलब उसका जो आउटपुट होता है, इनपुट रखने के बाद जो आउटपुट देता है उन सबका कलेक्शन क्या होता है? आपका रेंज होता है। ये अभी काम का नहीं है, बस सिर्फ मतलब बता रहा हूं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन क्या होता है? इनपुट की वैल्यू होती है, इनपुट की वैल्यू मतलब जो वैल्यू उसके अंदर पुट करते हैं, और रेंज क्या होता है? आपका आउटपुट की वैल्यू होती है, मतलब जो आउटकम मिलता है वो। ठीक है, तो ग्राफ से डोमेन और रेंज कैसे निकालूंगा? ग्राफ एक्स एक्सेस पे कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है वो आपका क्या होगा? डोमेन हो जाएगा, और ग्राफ वाई एक्सेस पे कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है वो आपके क्या होगी? रेंज हो जाएगी। तो बता सकते हो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा सारी रियल वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू ले लेगा। और रेंज क्या आ जाएगी? रेंज में कौन सी वैल्यू बोले? 0 से लेके इन्फिनिटी जा रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी। ये बहुत ज्यादा मुझे पता है कि नहीं तुम्हें अच्छी लगी होगी, लेकिन अभी के लिए लिख लो, जब बड़े होगे तुम थोड़ा समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको पता चलने लगेगा कि क्यों लिखवाया है। तो अभी के लिए लिख लो, डोमेन रेंज क्या होती है, ग्राफ लिख लो फटाफट से, समझ में आया? डोमेन बेटा इनपुट की वैल्यू, और रेंज क्या होता है? आउटपुट की वैल्यू। इनपुट मतलब जो वैल्यू उसके अंदर डालते हैं वो इनपुट होता है, रेंज क्या होता है? आउटपुट, जो वैल्यू उससे मिलती है वो आपकी रेंज होती है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अभी तुम स्टार्ट किया है तो अभी उसके ऊपर ज्यादा टेंशन मत लो, बस अभी लिख लो कि डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा, रेंज इसकी 0 से इन्फिनिटी होगी। बाकी जब थोड़े बड़े हो जाओगे उसके बाद समझ में आ जाएगा डोमेन, टेंशन मत लो, बस अभी लिखना है कि क्या होता है। देखो अब इसकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो क्या होती है इसकी? डेफिनेशन ही होती है। डेफिनेशन क्या होगी? इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इनपुट मतलब x के अंदर जो चीज डाल रहे हो वो आपका क्या होगा? उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मोड खुलेगा प्लस से, इनपुट की वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव होगी तो उसकी मोड की वैल्यू खुलेगा माइनस से। तो पहली प्रॉपर्टी उसकी डेफिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी, मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू मान लो n है और n की वैल्यू आपकी क्या है? ग्रेटर देन 0 हो गया। जैसे ऐसा मान लो मोड ऑफ x की वैल्यू आपकी क्या है? 3, तो बताओ किसी भी क्वांटिटी के मोड की वैल्यू 3 कब कब होगी? बताओ जल्दी लिखो फटाफट से, बोलो किसी भी क्वांटिटी के मोड की वैल्यू 3 कब कब होगी? जब x की वैल्यू क्या क्या होगी? जल्दी से बताओ। जब x की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी और -3, क्योंकि -3 का मोड उसकी वैल्यू भी 3 है और +3 का मोड उसकी वैल्यू भी 3 है। तो जब भी ऐसा होगा मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू n और n ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल्स टू +-3। तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू n है तो इसका आंसर मैं बोल देता हूं आपका x इज इक्वल्स टू +-n, 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा दे दे मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू n माइनस ऑफ n,
माइनस ऑफ एन मतलब नेगेटिव नंबर हो गया। अब किसी भी क्वांटिटी का मोड पॉजिटिव होता है, ये आपका क्या है, नेगेटिव। ये इक्वल पॉसिबल हो नहीं सकता, मतलब नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब आपका क्या है, नो सॉल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा। मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी क्वांटिटी का मोड लग जाता है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन। ये पहला क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इक्वेशन ऐसे दे देगी आपकी, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 3। अब देखो मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 3, अभी मैंने क्या बोला था, मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, x माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3। तो दो केस आ जाएंगे, x माइनस वन इज इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस 3। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 4 एंड इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 1 मतलब माइनस 2। तो x इज इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 2 दोनों उसके आंसर। अब वेरीफाई करो, वेरीफाई करूंगा 4 रखूंगा, 4 माइनस 1 3 का मोड 3, माइनस 2 रखो, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का मोड 3, मतलब ये आपका आंसर सही है। आया समझ में, फटाफट से लिखो, यस लिखो फटाफट से। अच्छा समझ में आया तो फिर एक क्वेश्चन करो जिसमें गलती होती है। क्वेश्चन ऐसा दे देता है आपका, क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन दे देगा आपका मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 2 का मोड इज इक्वल्स टू 4। अब दो जगह मोड दे दिया, अब दो जगह मोड दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का मोड को खोलो और मोड को खोलोगे तो उससे आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी लिख रहे थे तो प्रॉपर्टी में थर्ड प्रॉपर्टी और लिख लेना, थर्ड प्रॉपर्टी, मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और एक्स का होल स्क्वायर दोनों की वैल्यू आपके क्या सेम होती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी ये लिख लेना, लिख लिया बेटा, आंसर है इसका, फटाफट से आंसर दो। 3 एक ही वैल्यू है, एक से ज्यादा वैल्यू है, चेक करो। देखो क्या करूंगा, सबसे पहले बाहर वाले मोड को खोलूंगा, बाहर वाले ये मोड के अंदर ये इनपुट है, इसको बोल सकता हूं मोड ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू 4, तो समथिंग की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, प्लस माइनस 4। तो मतलब ये बाहर वाला मोड खोला, तो बाहर वाला मोड खोला तो क्या जाएगा आपका, बाहर वाला मोड खोला तो ये बोल सकता हूं नॉर्मल मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 2 की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का मोड प्लस 2 इज इक्वल्स टू, या तो क्या होगा आपका 4, या फिर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, या फिर मैं बोल सकता हूं x माइनस वन का मोड प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको राइट साइड में ले जाऊंगा, मोड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 मतलब आपका क्या आएगा 2। अब मोड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल्स टू 2 ऊपर किया था तो इसका मतलब बोल सकता हूं x माइनस वन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो x माइनस वन इज इक्वल्स टू 2 और x माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो इससे क्या समझ में आया, x की वैल्यू 3 और इससे क्या समझ में आया, x की वैल्यू माइनस 1। अब सिमिलरली यहां पे सोल्व करूंगा तो बोल सकता हूं मोड ऑफ x माइनस 2 उधर चला गया, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। ये मोड है, ये नेगेटिव है, ये आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव और ये आपका क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पे आपका क्या है, नो सॉल्यूशन। तो फाइनली इस इक्वेशन कितने आंसर हो गए आपके पास, ये दोनों आपके क्या है, 2 सॉल्यूशन, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर। किस किस का सही था बेटा, फटाफट से हाँ ना बोलो, फटाफट से आंसर दो, किस किस का सही था। अब वेरीफाई करोगे ये सही है कि नहीं है। देखो x की वैल्यू 3 रखा, x की वैल्यू 3 रखा, 3 माइनस 1 2 का मोड की वैल्यू 2 प्लस 2 आपका क्या है 4 आ रहा है, सही है। माइनस 1 रखूंगा, माइनस 1 माइनस 2 का मोड, माइनस 2 के मोड की वैल्यू क्या आपकी प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, दोनों मिला के आपका आंसर सही होगा। बेटा ओनली 1 है, इसका मतलब गलत आंसर हो गया, 3 और माइनस 1 दोनों आंसर होंगे, ये चीज सोचनी पड़ेगी आपको। आया समझ में, यस नो लिखो फटाफट से। इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब बोलेगा रियल सॉल्यूशन ही बोलेगा, ऑफ इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी यहां पे दे दी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 4 mod ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 mod ऑफ x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों मैंने इजी टाइप से बना के दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ mod ऑफ x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों एक ही पैटर्न के इक्वेशन है। अब बताओ फटाफट, जनरली इन जनरल क्या आंसर होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने आंसर होने चाहिए? तुम तुक्का मारो, दोनों में कितने आंसर होने चाहिए, कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? अरे 4 कहां से, क्वाड्रेटिक में 4 कहां से होंगे? तुक्का मारोगे जनरली क्वाड्रेटिक में आपके क्या है, 2 होंगे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है बेटा, यहाँ पे मोड आ गया। तो मोड आ गया तो अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 2 होंगे 4 होंगे। ऐसे केस में आंसर 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू आ रही है। तो ऐसे केस में सबसे पहले मैं क्या रिप्लेस करूंगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है, माइनस 5 ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये मोड ऑफ एक्स बार बार आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, लेट मोड ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने बोल दी आपकी t, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने बोल दी t, तो इक्वेशन क्या जाएगी आपकी t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे आपके पास, t माइनस 2 और t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 और t की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3। t किसको बोला है मैंने, मोड ऑफ x को, मतलब बोलूंगा मोड ऑफ x की वैल्यू 2 या फिर मोड ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3। मोड ऑफ x की वैल्यू 2 मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस 2, और मोड ऑफ x की वैल्यू 3 तो मतलब x की वैल्यू क्या आपकी प्लस माइनस 3। तो टोटल 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पे मैं करूंगा तो x स्क्वायर को क्या बोल सकता हूं, आपका मोड ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 7 ऑफ मोड ऑफ x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या बोलूं, मोड ऑफ x को मैंने बोल दिया v, तो बोल सकता हूं v का स्क्वायर प्लस 7v प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आ जाएंगे v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3v प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स आ जाएंगे v प्लस 4 इंटू v प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 4 और v की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 3। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, लेकिन v क्या है आपका, मोड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 4 और मोड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3। किसी भी क्वांटिटी का मोड की वैल्यू आपकी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ये आपका क्या है रिजेक्ट। मोड ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव और ये आपका क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब रिजेक्ट। तो ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, तो इस केस में आंसर क्या बोलूंगा आपका, नो सॉल्यूशन, ये उसका आंसर। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इसमें आपके क्या होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। लेकिन यहाँ पे मान लो प्लस 4 होता है तो यहाँ पे क्या जाएगा, मोड ऑफ x इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 दोनों आंसर होते हैं। तो 2 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किस टाइप के सॉल्यूशन आए हैं। आई होप समझ में आया है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, फटाफट से नोट करो, यस नो लिखो फटाफट से। नेक्स्ट टाइप का फंक्शन होता है आपका, सेकेंड टाइप का फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको ब्रैकेट में बोलता हूं GIF। क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकता है GIF। GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर GIF, दोनों एक ही बात है। इसको बोल सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं GIF। अब ये डिनोट कैसे करते हैं, fx इज इक्वल्स टू, fx क्या है आपका, फंक्शन को डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x, ऐसा आता है, ये बॉक्स ऑफ x आ गया ना, तो इसको मतलब मैं क्या बोलूंगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आउटकम हमेशा क्या देगा, आपका इंटीजर देगा। भले उसके अंदर इनपुट कुछ भी डालूं, इनपुट मैंने इंटीजर डाला या नॉन इंटीजर डाला, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या देगा, आपका इंटीजर देगा। तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। लेकिन वो आउटपुट इंटीजर कैसे देगा, वो डिपेंड करेगा। यदि उसके अंदर इनपुट इंटीजर है
तो आउटपुट भी क्या देगा आपका इंटीजर देगा, लेकिन इनपुट इंटीजर नहीं है तो उससे क्या आपका नंबर लाइन पे से छोटे वाला इंटीजर, नंबर लाइन पे से छोटे वाला इंटीजर वो आपका आउटपुट देगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे पहले डेफिनेशन बोलूंगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ए फंक्शन विच गिव्स आउटपुट ऑलवेज इंटीजर, which give output always integer, which is equal or lesser integer, which is equal और lesser integer। equal और lesser integer का मतलब क्या होगा, यदि इसके अंदर इनपुट आपका क्या इंटीजर है, अब देखो ये आपका क्या इंटीजर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के आंसर क्या जाएगा आपका इंटीजर हो जाएगा। अब इसके अंदर इनपुट मान लो इंटीजर नहीं है, मतलब बोलो 2.9 ऐसे दे दिया, तो ये 2.9 इंटीजर नहीं है तो इसका आउटपुट क्या जाएगा इंटीजर, मतलब आपका क्या है 2। मैंने बोल दिया 3.5 ये इंटीजर नहीं है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा इंटीजर, इंटीजर मतलब उससे छोटे वाला इंटीजर, छोटे वाला इंटीजर मतलब क्या जाएगा आपका 3। आई बात समझ में सबको? यस नो लिखो फटाफट से, यस नो लिखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आया बेटा सबको? अच्छा अब पूछता हूं, मुझे आंसर देना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4 बताओ इसकी वैल्यू क्या जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4 जल्दी से बताओ। -4 क्योंकि ये इंटीजर है, यहां पे गलती करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2, -1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताओ फटाफट से। वेरी गुड। ये देखो -1.2 इंटीजर नहीं है तो इसका इंटीजर का आंसर -1 नहीं होगा बेटा। मैंने क्या बोला? लेसर इंटीजर, लेसर इंटीजर नंबर लाइन पे -1.2 से लेस देन वाला इंटीजर कौन सा होता है आपका? -2 होता है। आई गलती समझ में? लेसर इंटीजर मतलब -1.2 से लेस देन वाला इंटीजर मतलब नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में। बताओ इसका आंसर -2.00001 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? -2.001 इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट गधे, आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा। इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? -3, इंटीजर नहीं है, -2.003। क्लियर बेटा सबको? अब इसका क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। रफली ग्राफ बता रहा हूं आपको समझना। f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाएंगे। तो अब देखो नंबर लाइन पर लानी पड़ेगी मुझे 0 1 2 3, मैं बोलूं -1 -2 और -3। अच्छा अब मुझे लिखना, फटाफट से लिखना। x की वैल्यू 0 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी? फटाफट लिखो 0। x की वैल्यू 0.5, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी? फटाफट से लिखो। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी? 0.9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू और 0.99 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 0। इसका मतलब 0 से लेके 1 के बीच में इनपुट है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा आउटपुट क्या देगा आपका? 0 देगा। लेकिन जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 रख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 1। तो 1 पे 1 हो गया, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट क्या जाएगा आपका? 0। लेकिन जैसे 1 रखा तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आपकी? 1। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फटाफट लिखो। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? फटाफट से लिखो। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.5 का 1, 1.99 का जल्दी बताओ 1। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जाएगा आपका? 2। तो मतलब 1 से लेके 2 के बीच में वैल्यू क्या देगा? आउटपुट 1 देगा। लेकिन जैसे 2 आ गया, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास? 2। अगेन मैं बोलूं 2 से लेके 3 तक उसकी वैल्यू क्या जाएगी? 2। लेकिन 3 पे वैल्यू क्या आपका? 3। तो इसी टाइप से आपका चलता रहेगा। अब मैं नेगेटिव में बात करूं, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1, -0.5 की वैल्यू -1, -1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपके में -1। तो 0 से लेके -1 के बीच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आपकी? -1। -1.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है आपकी? -2। तो इससे पहले आपकी क्या होगी? -2। मतलब ये अब दो चीज लगाई है मैंने, एक तो ये लगाया है डॉट, इसको मैं बोलूंगा आपका डॉट, और दूसरा आपका क्या है? ये होल है। डॉट कहां पे लगाया है? डॉट वहां पे लगाऊंगा जो इंक्लूड है, विच इंक्लूड्स, और होल कहां लगाऊंगा? विच डज नॉट इंक्लूड।
होल वहां पे लगाऊंगा जो इंक्लूड नहीं हो, डॉट वहां लगाऊंगा जो इंक्लूड है। तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, कहीं ना कहीं स्टेप्स की तरह है, ऐसा ऐसा है, देखो सीढ़िया की तरह है, सीढ़िया होती ना, सीढ़िया 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 सीढ़िया, इसलिए इस फंक्शन को मैं स्टेप फंक्शन भी बोलता हूं। कई बार इसकी जगह नाम आता है आपकी स्टेप फंक्शन। तो स्टेप फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही आपका क्या स्टेप फंक्शन होता है। आई होप समझ में आया होगा बेटा। लिख लो फटाफट से। प्रॉपर्टीज जो फिर बहुत बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, पूरा डिटेल 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन जितना मुझे काम आएगा उतना बताऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, क्या बोल सकता हूं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल, यस और नो लिखो फटाफट से। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स को बोल सकता हूं माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यस और नो लिखो बेटा, यस नो बोलो, अरे फटाफट से बोलो। नो नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि इंटीजर है उस केस में तो सही होगा, लेकिन इंटीजर नहीं होगा तो उस केस में नहीं बोल सकता। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होगा, कब होगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा आपका इंटीजर। अच्छा एक चीज और याद रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.8 उसकी वैल्यू आपकी क्या है 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.8 उसकी वैल्यू भी आपकी क्या है 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 सॉरी इसकी वैल्यू 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.8 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6। अच्छा अब यहां पे मैं क्या करूं, 4.8 को मैं बोल सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.8 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, मैं बोल सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.8 प्लस 2 के इक्वल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस उसके अंदर इनपुट आ गया, इंटीजर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर आ गया, तो इंटीजर को ग्रेटेस्ट से बाहर ले सकता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर आ जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर ले सकता हूं। आई होप समझ में, ये दोनों प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। दोनों प्रॉपर्टी क्लियर, यस नो लिखो बेटा फट से। टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग की 20-25 मिनट हम लोग बेसिक फंक्शन को डिवाइड करेंगे, ये कुछ फंक्शंस रह गए, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बेटा कल मैं वापस से पूछ लेना मुझसे, ठीक है, टाइम हो गया अभी नोट कर लो। चलो मिलते हैं कल, ओके बाय बाय।